डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कक्षा 10 में दी गंगा के 2 पैराग्राफ पढ़ाए थे, जिसमें यह बताया था कि पंडित नेहरू ने अपनी जो वसीयत लिखी तो उस वसीयत में कौन कौन सी बातें उन्होंने बताई। तो मैंने आपको बताया था कि पहले तो नेहरू ने लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और दूसरी ओर बताया कि मेरे अंत्येष्टि के बाद मुट्ठी भर राख गंगा जी में डाल दी जाए, लेकिन गंगा में डालने का उनका कोई धार्मिक औचित्य नहीं है। यानी जैसे लोग धार्मिकता से इसको जोड़ते हैं, तो नेहरू का मानना यह है कि इसमें कोई धार्मिक बात नहीं है, बल्कि मेरा बचपन इलाहाबाद में बीता, मेरा उनसे नदियों से लगाव रहा, वो लगाव के कारण ही मेरी इच्छा है कि मुट्ठी भर राख इसमें डाल दी जाए। अब वो गंगा के बारे में और थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहते हैं, जिसमें वो बताते हैं द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, बी लॉर्ड ऑफ हर पीपल राउंड विच आर इंटरवीन हर रेशियल मेमोरीज। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बी लॉर्ड ऑफ हर पीपल, वह अपने देशवासियों के लिए प्रिय है। राउंड विच आर इंटरवीन हर रेशिकल मेमोरीज, जिनके साथ में उनकी जातीय यादें गुथी हुई हैं। हर होप्स एंड फियर्स, भारत की उम्मीदें और भय, उसके गीत, जीत के गीत या उसकी जीत और हार, सब भारतीय समाज से जुड़ी हैं। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वह भारत के लिए लंबे समय से यहाँ की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक बन चुकी हैं। एवर चेंजिंग, जो हमेशा परिवर्तनशील है। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहने वाली है। एंड येट एवर द सेम गंगा, लेकिन फिर भी गंगा आज उसी स्वरूप में जो कि त्यों है। सी रिमाइंड्स मी of the snow-covered peaks and deep valleys of Himalayas, वह मुझे बर्फ़ से ढकी हुई उन चोटियों की और हिमालय की उन गहरी घाटियों की याद दिलाती है। Which I have loved so much, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय रहे हैं। And of the rich एंड वेस्ट प्लेन्स बिलो, और नीचे का जो मैदानी भाग जो बहुत ही समृद्ध और विस्तृत है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा जीवन और मेरा कार्य दोनों को अच्छी प्रकार से तराशा गया है, अर्थात जो मेरी कर्मस्थली रही है। यहाँ पर इसकी हिंदी में एक बार फिर बता रहा हूँ। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, जो अपने लोगों को बहुत प्रिय है। उनकी जातीय यादें इसके साथ गुथी हुई हैं, जिसमें उनकी आशाएं, उनके भय, जीत के गीत और जीत और हार सभी कुछ जुड़ी हुई हैं। गंगा या वह
लंबे समय से भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक बन चुकी है, जो हमेशा परिवर्तनशील है, हमेशा बहती रही है और आज भी गंगा के रूप में विराजमान है। वह मुझे बर्फ़ से ढकी हुई उन चोटियों की और हिमालय की उन गहरी घाटियों की याद दिलाती हैं, जो मुझे बहुत प्रिय रही हैं। और ये उसका सस्य श्यामला और उपजाऊ ये मैदान जो गंगा द्वारा निर्मित हैं और जहाँ पर मेरा जीवन और मेरे कार्यस्थली जो मैदान रहे हैं, जहाँ मैंने अपने कार्य को मूर्त रूप दिया है, इसके कारण गंगा मुझे बहुत प्रिय है। आगे गंगा की स्थिति के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल्स ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर। स्माइलिंग एंड डांसिंग, ये गंगा मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई सुबह के समय, जब सुबह का प्रकाश पड़ता है अर्थात प्रातःकाल होती है, सूर्य उदय होता है, तब ये मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, और जैसे संध्या की परछाई पड़ती है तो ये बहुत ही मानो दुखद और रहस्यमय हो जाती है। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और सर्दी के मौसम में मानो बहुत धीमे धीमे बहने वाली और एक बहुत ही कोमल धारा के रूप में प्रतीत होती है। एंड ए वेस्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मॉनसून, और वर्षा ऋतु में ये मानो बहुत अधिक शोर मचाती हुई होती है। ब्रॉड बॉसम ऑलमोस्ट एज द सी, ये समुद्र की तरह विस्तृत रूप से फैली होती है। एंड विद समथिंग ऑफ सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उस समुद्र की शक्ति को भी विचलित कर रही हो। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट इंडिया, ये गंगा मेरे लिए प्राचीन भारत की याद का प्रतीक बन चुकी है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में भी बह रही है। एंड फॉलोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य में भी उस महान सागर की ओर बहती रहेगी। यहाँ पर नेहरू ने विभिन्न मौसम में अलग अलग वर्णन गंगा जी का किया है, जिसमें कहते हैं कि प्रातःकाल सूर्य की धूप जब उदय होती है या प्रातःकाल सूर्य उदय होता है, तब वह मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई सी प्रतीत होती है। लेकिन जब शाम की परछाई पड़ती है तो रहस्यमय, गहन और मानो एक दुखद स्वरूप में, एक उदास स्वरूप में होती है। और सर्दी के मौसम में इसकी धारा मानो बहुत ही कोमल अर्थात बहुत ही धीमे धीमे चलने वाली होती है। लेकिन मानसून के समय में या बरसात के मौसम में ये बहुत ही शोर मचाती हुई यहाँ तक कि समुद्र की तरह विस्तृत हो जाती है, और कुछ ऐसा प्रतीत होती है कि जैसे समुद्र की शक्ति को भी विचलित कर रही हो। गंगा मेरे लिए प्राचीन भारत की याद का एक प्रतीक बन चुकी हैं, जो वर्तमान में बह रही हैं और भविष्य में भी उस महान सागर की ओर बहती रहेंगी। And though I have discarded much of the past tradition
एंड कस्टम। और यद्यपि मैंने उन प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों से अपने आप को काफ़ी हद तक मुक्त कर लिया है, एंड एम एंजियस दैट इंडिया शुड गेट राइड हरसेल्फ टू ऑल शिकल दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर एंड डिवाइड हर पीपल। और मेरी प्रबल इच्छा है कि भारत भी अपने उन समस्त बंधनों से अपने आप को मुक्त कर ले जो इसके लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है और उनका विभाजन करती है, एंड सप्रेस वेस्ट नंबर ऑफ देम, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में दबे कुचले लोग हैं, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट। और यद्यपि वह उनके शारीरिक विकास को और आत्मिक विकास को स्वतंत्र रूप से विकसित होने में रोकती है। दो आई सीक ऑल दिस, यदि मैं चीज़ों को ढूंढता रहता हूँ या ढूंढता हूँ, येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को पूर्ण रूप से उस प्राचीन परंपराओं से अलग करने का इच्छुक नहीं हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ए ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन। मुझे इस बात पर गर्व है कि जो हमारी महान विरासत रही है, एंड इज, और जो है अवर, जो हमारी अपनी है, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, और मैं उसके प्रति भी पूर्णतः जागरूक हूँ। लाइक ऑल ऑफ अस, जिसको हम सब पसंद करते हैं, तो आई एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन, मैं भी उस श्रृंखला की एक अटूट कड़ी हूँ, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमोरल पास्ट ऑफ इंडिया, इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, कि जिसकी वो कड़ी पीछे भारत की उस प्राचीन विस्मरणीय संस्कृति की ओर या उस इतिहास के उदय की ओर जाती है। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, और उस श्रृंखला को मैं तोड़ना नहीं चाहूँगा। फॉर आई ट्रीजर इट, बल्कि मैं संजो कर रखता हूँ, एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, और मैं उससे प्रेरणा भी प्राप्त करता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन, और अपनी गवाह के तौर पर अपनी इस इच्छा को व्यक्त करने के लिए, एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, जिससे भारतीय उस विरासत को एक अंतिम श्रद्धांजलि होगी। इसीलिए आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशियन दैट वॉशेस इंडियाज शोर्स। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरी एक मुट्ठी भर राख गंगा जी में इलाहाबाद में डाल दी जाए, जिससे वह उस महान सागर की ओर चली जाए जो भारतीय किनारों को धोती है। इसकी मैं हिंदी आपको एक बार बता रहा हूँ। और यद्यपि मैंने अपने आप को उन प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों से काफ़ी हद तक मुक्त कर लिया है, और मेरी यह प्रबल इच्छा है कि भारत भी अपने आप को उन बंधनों से मुक्त कर ले जो भारतीय लोगों को बंधन में बांधती है और उनको विभाजित करती है, जहाँ पर इतने अधिक लोग दबे कुचले हैं जो उनके शारीरिक और आत्मिक विकास को मुक्त रूप से होने में बाधा उत्पन्न करती है। यद्यपि मैं इस चीज़ को ढूंढता हूँ, मेरी इच्छा भी उस प्राचीन उस स्वरूप से अपने आप को बिल्कुल अलग करने की नहीं है। मुझे अपनी उस महान जो हमारी विरासत रही है उस पर गर्व है, जो हमारी अपनी है, मैं उसके प्रति बहुत जागरूक हूँ। हम सब उसे पसंद करते हैं, और मैं भी उस जंजीर का, उस अटूट जंजीर की एक कड़ी हूँ जो प्राचीन भारत के उस विस्मरणीय इतिहास के उदय की ओर हमें ले जाती है। यद्यपि मैं श्रृंखला को तोड़ना नहीं चाहूँगा,
बल्कि मैं इसके लिए संजो कर रखूं, इसी बात से प्रेरणा इससे लेता हूं और अपनी इस इच्छा की अभिव्यक्ति को गवाह के तौर पर मैं भारतीय संस्कृति की उस विरासत को अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरे मुट्ठी भर राख गंगा जी में इलाहाबाद में डाल दी जाए, जिससे कि वह उस महान सागर तक पहुंच जाए जो भारतीय किनारों को धोता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड however be disposed of otherwise, और मेरी उस राख का अधिकांश भाग दूसरे प्रकार से निस्तारित कर दिया जाए, दूसरे प्रकार से समाप्त कर दिया जाए। I want these to be carried high up into the air in an aeroplane and scattered from that height over the fields where the peasants of India toil. I want, मैं चाहता हूँ कि these to be carried high up into the air in an aeroplane, कि उसे वायुयान में ऊपर आकाश में ऊंचाई पर ले जाया जाए, and scattered from that height over the fields, और ऊंचाई के साथ उसे खेतों के ऊपर से बिखेर दिया जाए। There the peasants of India toil, जहाँ पर भारत के किसान परिश्रम करते हैं, so that they might mingle with the dust and soil of India, जिससे कि वे भारत की उस मिट्टी और धूल का में मिल सके, and became an इंडिस्क्यूशनेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और जो भारत के उस अभिन्न या अटूट हिस्सा बन सके। मैं अपनी उस राख को का अधिकांश भाग दूसरे तरीके से चाहता हूँ कि वो समाप्त कर दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि उसको वायुयान द्वारा ऊपर हवा में ऊंचाई पर ले जाया जाए और वहाँ से खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए, जहाँ पर भारतीय लोग या भारतीय किसान कठिन परिश्रम करते हैं, जिससे कि वे भारत की मिट्टी और धूल में अच्छी तरह से मिल जाए और भारत का एक अटूट हिस्सा बन जाए। I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954. I have written this will, मैंने इस वसीयत को लिखा, मैंने अपनी वसीयत को नई दिल्ली में 21st डे ऑफ जून 21 जून को इन 1954 1854 में मैंने अपनी इस वसीयत को पूर्ण रूप से 21 जून 1854 को लिखा है। इस पाठ से ये साबित होता है कि नेहरू जी ने अपनी विल बताई है कि मेरी एक वसीयत है जो उन्होंने 21 जून और 1954 को लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरी इच्छा क्या थी कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर का निस्तारण कैसे किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात साबित हो जाती है कि उन्होंने गंगा को एक धार्मिक नदी के तौर पर नहीं, बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसे अपनी संस्कृति मानते हुए ये अपनी श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से वो श्रद्धांजलि मैं भारतीय संस्कृति को प्रदान करूं और भारत के लोगों के प्रति अपना स्नेह व्यक्त करूं। तो ये लेसन मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसका जो काम है वो जल्दी ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। तब तक आप इसको 2-3 बार पढ़ें, क्योंकि इसमें से अधिकांशतः जो पैराग्राफ हैं वो आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा आती है और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें अक्सर आ जाता है। तो इसलिए इसे पूरा ध्यान से इस चैप्टर को अवश्य पढ़ें।